26 नवंबर को जो डेट दी गई थी सर, जो 26 की जो डेट कैंसिल होके और अभी 5 तारीख जो दिसंबर को जो वार्ता हुई है वो दी गई थी, तो वो इसका कारण क्या रहा? डेट क्यों चेंज की गई? देखिए, डेट हमारी सहमति से ही चेंज हुई थी। उसका कारण है कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत और ओटाराम जी देवासी जी भी जो मीटिंग में मौजूद रहे, तो उनका आपकी तरफ रुख कैसा रहा? कि वास्तविकता में इन लोगों का हक और अधिकार इनको आज तक नहीं मिले। और अविनाश गहलोत जी ने इवन ये कहा कि मैं सौभाग्यशाली रहूंगा कि मैं डीएनटी वर्ग के लोगों को, उपेक्षित समाजों को कुछ दे पाऊँ। सर, आपको लगता है कि सरकार आपकी बातें सुन रही है और अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगी? अगर सरकार हमें नहीं देती है तो वही घोड़े वही मैदान, और बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का काम होगा। और अब की बार तो हम NH 162 पे ही बैठे थे, अगली बार हम भारतमाला एक्सप्रेसवे को जाम करने का काम करेंगे। तो जयपुर में मीटिंग कल हुई है 5 तारीख को, तो उसके बारे में आप हमारी ऑडियंस को विस्तार से बताएं कि अंदर क्या क्या हुआ। कि 2 महीने बाद फिर से मीटिंग होगी, तो वो क्यों होगी? इन अधिकारियों ने, ये अधिकारी निकम्मे हो चुके हैं राजस्थान सरकार के। इन्होंने कभी हमारी जो चीजें उन पे कभी ध्यान देने का काम ही नहीं किया। डीएनटी के बारे में इनके अधिकारियों को भी कुछ नहीं पता है। अगली बार जब मीटिंग होगी तो हम आपको प्रोग्रेस कुछ देने लायक है या नहीं है, उस पर हम बात करेंगे। देश आजाद हुए 78 साल से भी काफी टाइम हो चुका है, फिर भी ये जो डीएनटी समाज के अंतर्गत आती है जो जातियां, वो मुख्य धारा से वंचित क्यों है अब तक? इनके भाग्य को लिखने वाले दूसरे लोग थे। सर, रेन के आयोग और इदाते आयोग ने जो सिफारिशें दी थी, तो वो क्या दी थी? उसको 10% रिजर्वेशन इमीडिएटली दिया जाए। हमारे लोग तो किसी ब्रिज के नीचे या कहीं झुग्गी झोपड़ियां बना के रहते हैं। आज तक सरकार के नुमाइंदे उन तक पहुंचे नहीं। हमारे आधे से ज्यादा लोगों के पास तो वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड ही नहीं है। उनके पास तो ये पहचान भी नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी है, वो इस देश के नागरिक भी है या नहीं है। मुख्य जो पहली मांग होगी ने, तो वो 78 लोगों के ऊपर जो केस किया गया है उसको वापस लेने के लिए सरकार से पहले यही वार्ता रखी जाएगी। तो क्या हुआ? 78 लोगों के ऊपर जो केस हुआ वो वापस लिया गया या नहीं लिया गया? नहीं लेते हैं तो फिर देखते हैं। फिर हम आगे की वार्ता फिर संभव नहीं है सर। अगली बार फिर हम सरकार से टेबल टॉक नहीं करेंगे, फिर हम सरकार को ठोक के बात करेंगे सर। ग्राउंड में बात करेंगे, जहाँ ऑन रोड पे बात करेंगे, हाईवे पे बैठ के बात करेंगे। सर, राजनीतिक आरक्षण की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? आपके घर में अगर नमक की थैली भी आ रही है ना, तो उसकी रेट भी विधानसभा में तय होती है कि राजस्थान में कितने रुपए की बिकेगी। नमस्कार साथियों, हमारे एक और धमाकेदार नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट के नए गेस्ट है शेर सिंह आज़ाद, जो काफ़ी युवा नेता, मशहूर नेता है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। सर, आप हमारी ऑडियंस को सबसे पहले अपना परिचय, अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें। जी, देखिए, मेरा नाम शेर सिंह आज़ाद है। मैं राजस्थान नाथ समाज से बिलोंग करता हूँ। गुरु गोरखनाथ जी की एक परंपरा है नाथ संप्रदाय, उसी से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी जो राजनीति की शुरुआत है वो छात्र राजनीति से, कॉलेज की राजनीति से हुई। उसके बाद बेरोजगारों की काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, और अभी मैं सामाजिक जीवन में सामाजिक जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ने का काम कर रहा हूँ। सेकेंडरी डीएनटी जो घुमंतु और घुमंतु समाज है, जिसमें 32 जातियाँ आती हैं, संघर्ष समिति के साथ मिलकर डीएनटी आरक्षण की मैं लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूँ। सर, बालराय महापड़ाव शुरू कैसे हुआ और इसकी मुख्य वजह क्या है? देखिए सर, कोई भी महापड़ाव या कोई भी क्रांति का कोई तात्कालिक कारण नहीं होता। उसकी पहले कुछ कार्य योजनाएं होती है। इसका मेन रीजन ये है कि साहब, आजादी के 78 सालों से हमारे लोगों को जो हक और अधिकार है उनसे वंचित रखा गया। हम लोगों को हमेशा अंतिम पंक्ति में रखा गया, जबकि हमारे लिए कोई ऐसा आयोग या ऐसा कुछ बैठा नहीं। कभी भी सरकारों की जो योजनाएं हैं वो कागजों में तो केवल आई, लेकिन हमारे लोगों को धरातल पर उनका कोई भी बेनिफिट्स आज तक नहीं मिला। इसी से प्रताड़ित होकर हमारे नेता लाल सिंह जी रायका साहब के नेतृत्व में हमने पहली शुरुआत पाली से करी। तो डीएनटी के 10% आरक्षण के लिए, उनके पट्टों के लिए, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं से रिलेटेड जितनी भी जो डिमांड्स है उनको लेकर पहली शुरुआत पाली आंदोलन से करी। और उसके बाद 4 आंदोलन हमने क्रम से पाली, जोधपुर, जयपुर और भीलवाड़ा में हमने लगभग 25-25, 40-40 हजार की संख्या के साथ किए। उसके बाद जब सरकार की हमने सारी योजनाओं का बहिष्कार किया, सरकार के रूपी रावण का पुतला दहन करने का काम हमने किया, उसके बावजूद सरकार के कान पर जब जू नहीं रहेंगी तो हमारे सब्र का बांध टूट गया। सब्र का बांध टूटने के बाद साहब हम 50,000 से लाख के बीच की संख्या में हम लोग NH 162
पर इकट्ठा हुए पाली सुमेरपुर में, और वहां जाके जब सरकार से टकराव हुआ, और बाकी की घटनाएं आपको पता है सर। जी सर, जो डीएनटी आंदोलन हुआ उसका मुख्य मेन उद्देश्य क्या था, उसका जो मेन लक्ष्य क्या रहा है? देखो, मेन लक्ष्य हमारा यही था कि हमारे लोगों को 10% आरक्षण मिले। जी, वो इसलिए मिले कि हमको दोनों क्षेत्रों में आरक्षण चाहिए। एजुकेशन में भी सर हमको आरक्षण चाहिए, हमको पॉलिटिक्स में भी आरक्षण चाहिए, क्योंकि हमारी पैरवी करने वाले लोग ना तो शासन में है, ना प्रशासन में है, ना हमारे कोई जनप्रतिनिधि है। इवन आप बालकृष्ण रेणके आयोग की और दादा इदाते आयोग की, दो आयोग डीएनटी के ऊपर रिसर्च करने के लिए जब बनाए गए, तो इवन इदाते आयोग ने तो ये तक कहा है कि इन लोगों की जो जनसंख्या है वो किसी एक क्षेत्र विशेष में निर्णायक भूमिका में नहीं है। तो इनके लोग एमएलए एमपी बनना तो बहुत टेढ़ी कीर है। इवन ये तो सरपंच भी बेचारे बनने लायक नहीं है, तो कम से कम राज्यसभा में इनकी 2 सीटें आरक्षित करी जाए। और एजुकेशन की मैं बात करूं तो सर, आप पिछला आरएएस का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, हमारे डीएनटी के कितने लोग लगे, आप बताइए मेरे को। गिनती के अगर हमारे 32 जातियों में से कोई अगर बच्चे आरएएस बने होंगे तो 1-2 बने होंगे। आप आज तक बता दीजिए हमारे लोग किस शासन और प्रशासन में है? सर, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो हमें हमेशा उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है, और ये हमारा दर्द है, ये 70 सालों का, सैकड़ों सालों का। उसका कारण है सर, सरकार ने जैसे भारत में आज बाकी लोगों को तो आजादी मिल गई, लेकिन हम आज भी गुलामी वाला जीवन जी रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे साथ जिस तरीके का क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाकर हमारे साथ जिस तरीके का व्यवहार किया, उसी तरीके का व्यवहार इस आजाद भारत में, इस लोकतंत्र में दोनों ही सरकारें, कांग्रेस और बीजेपी, हमारे साथ करने का काम कर रही है। जब आप देखोगे जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे साथ व्यवहार किया, उसी तरीके का व्यवहार आज की सरकार कर रही है। कैसे कि हमारे 78 लोगों पे मुकदमे लगाने का काम इस सरकार ने किया है, हमारे 45 लोगों के सर फोड़ने का काम भजनलाल की सरकार ने किया है। सर, ये लोगों को देखने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। सर, जो बालराय महापड़ाव हुआ उस टाइम पे समझौता हुआ था कि 26 नवंबर को जो डेट दी गई थी, सर जो 26 की जो डेट कैंसिल होके और अभी 5 तारीख जो दिसंबर को जो वार्ता हुई है वो दी गई थी, तो वो इसका कारण क्या रहा? डेट क्यों चेंज की गई? देखिए, डेट हमारी सहमति से ही चेंज हुई थी। उसका कारण है कि जो हमारी जो बातें होनी थी वो किसी ब्यूरोक्रेट से हमको बात नहीं करनी थी, हमको सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री से बात करनी थी, जो अविनाश जी गहलोत के पास इनका प्रभार है। अविनाश गहलोत जी ने कारण बताया था कि साहब, जो बिहार चुनाव में जिन लोगों की ड्यूटी लगी थी उनको उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के यहाँ विशेष 150 लोगों को कार्यक्रम में बुलाया गया था। कोई राष्ट्रीय सरकार का, कोई केंद्र सरकार का कोई मामला था, तो अविनाश गहलोत जी वहां बिजी हो गए थे। तो उन्होंने हमारी सहमति के साथ ही कहा कि हमसे पूछ के डेट बढ़ाई थी, 5 दिसंबर हमको डेट दी थी, तो उसमें कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है सर। जी सर, जो सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत और ओटाराम जी देवासी जी भी जो मीटिंग में मौजूद रहे, तो उनका आपकी तरफ रुख कैसा रहा? देखिए, अगर उनके बॉडी लैंग्वेज को देख के अगर मैं बात करूं जी, तो सरकार हमारे प्रति नरम है, और अविनाश गहलोत जी ने खुद इस बात को स्वीकारा कि वास्तविकता में इन लोगों का हक और अधिकार इनको आज तक नहीं मिले हैं। और अविनाश गहलोत जी ने तो इवन ये कहा कि मैं सौभाग्यशाली रहूंगा कि मैं डीएनटी वर्ग के लोगों को, ये उपेक्षित समाजों को कुछ दे पाऊं। जी, तो मुझे लगता है कि पहली हमारी जो वार्ता हुई उनसे कि भाई हमारे जो 78 लोगों पे मुकदमे लगाए हैं, सरकार उन पे विचार करे और जो होम मिनिस्ट्री है इनको वापस ले। तो इस पे सहमति बनी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो कानून के दायरे में चीजें होंगी उनको हम करने के लिए तैयार है। हमने भी पूरा पीपीटी मॉडल डिजाइन करके हमारी प्रत्येक चीज को डिस्कस करने के बाद, चाहे इंदिरा साहनी की रिपोर्ट हो, चाहे रेणके आयोग हो, चाहे इदाते कमीशन हो, चाहे आपका आंध्रा मॉडल है, उसका भी हमने उनको हवाला दिया। तो हमारी जो 32 जातियां उनको 10% रिजर्वेशन की जो हमने विशेष मांग थी हमारी, उसके ऊपर हमने बहुत मजबूत तरीके से अपनी बात रखी, और उन्होंने ये हाँ करी है कि बिल्कुल अगर कानूनी दायरे में होगा तो सरकार बिल्कुल इस पर विचार करेगी और आपको देने का काम करेगी। सर, आपको लगता है कि सरकार आपकी बातें सुन रही है और अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगी? देखिए सर, राजनीति अलग चीज है, मैं राजनीति के बारे में ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। सरकार से उम्मीद करना हमारा धर्म है, क्योंकि शासन उनका है, कलम उनके हाथ में है, देने वाले वो लोग हैं। लेकिन हक और अधिकार हम इतना समझते हैं सर कि हक और अधिकार भीख में नहीं मिलते, इनको लिए लड़ना पड़ता है, इनको छीनना पड़ता है। अगर सरकार हमें नहीं देती है तो वही घोड़े वही मैदान, हम वापस रोडों पे उतरेंगे।
वापस टकराने का काम करेंगे, वापस वही टकराव की स्थिति होगी और बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का काम होगा। और अब की बार तो हम NH 162 पे ही बैठे थे, अगली बार हम भारतमाला एक्सप्रेसवे को जाम करने का काम करेंगे, क्योंकि पहले हमारी जातियों में जागरूकता कम थी, जन जागरण की थोड़ी सी समस्या रही सर। लेकिन अब 32 जातियां एक जाजम पे हैं, सबके प्रतिनिधि एक जाजम पे हैं और ये सरकार को दिमाग से गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि ये जातियों की संख्या कोई लाखों में नहीं है। हम 1 करोड़ 23 लाख की आबादी वाले समाज है, तो निश्चित तौर पर सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। सर, जो जयपुर में मीटिंग कल हुई है 5 तारीख को, तो उसके बारे में आप हमारी ऑडियंस को विस्तार से बताएं कि अंदर क्या क्या हुआ, और जो अगली बताया जा रहा है कि 2 महीने बाद फिर से मीटिंग होगी, तो वो क्यों होगी और इतना लंबा टाइम क्यों दिया गया, उसके बारे में आप जरूर बताएं। देखिए, जो कल वार्ता हुई, पहले तो हमारी सकारात्मक सारे मुद्दों को हमने गवर्नमेंट को समझाया। उसका कारण ये है कि सर इन अधिकारियों ने, ये अधिकारी निकम्मे हो चुके हैं राजस्थान सरकार के, इन्होंने कभी हमारी जो चीजें उन पे कभी ध्यान देने का काम ही नहीं किया। DNT के बारे में इनके अधिकारियों को भी कुछ नहीं पता है अभी। तो हमने उनको सारे जो सब्स्टिट्यूट है वो अवेलेबल करवाने का काम किया। तो अविनाश गहलोत जी ने और उनके अधिकारियों ने ये माना है कि बिल्कुल हमसे गलतियां हुई है, आज तक आप लोगों की चीजों पे काम नहीं हुआ, तो हमको 1 महीना तो कम से कम आपकी चीजों को, आपकी डॉक्यूमेंटेशन को हमको ढूंढने में लगेगा, तो हम उस पर तैयारी करना चाहते हैं। अगली बार जब मीटिंग होगी तो हम आपको प्रोग्रेस और सकारात्मक वार्ता के साथ कि हम आपको कुछ देने लायक है या नहीं है, उस पर हम बात करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि एक कारण ये भी है सर 2 महीने का टाइम मिलने का कि जनवरी में विधानसभा का सत्र है, तो आपको भी पता है कि सारे नेता, सारे अधिकारी उसमें बिजी रहते हैं, क्योंकि विपक्ष के सवाल होते हैं और सत्ता पक्ष को जवाब देना पड़ता है। तो एक कारण ये भी, उन्होंने हमसे 3 महीने का समय मांगा, लेकिन हमने उनको 2 महीने का समय दिया है। और सरकार अगर 2 महीने बाद अगर हमारे साथ चर्चा नहीं करती है, हमारी चीजों को अगर इम्प्लीमेंट नहीं करती है, तो साहब आप तो जानते ही हो जी, हम लाल और भगवा पगड़ी वाले लोग हैं, हम क्रांति के समर्थक है, और सरकार अगर खूनी क्रांति चाहती है तो हम तो उस पर भी उतरने को तैयार है। अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। किसी के मन में ये हो ना जी, सरकार अगर का रवैया हमारे प्रति अगर ये रहा कि ये लोग 4 दिन आंदोलन करेंगे फिर पीछे हट जाएंगे, तो ये गलतफहमी सरकार भी अपने दिमाग से निकाल दे और प्रशासन के सारे अधिकारी भी निकाल दे। अब की बार हम लड़ने आए हैं साहब, अब की बार हम कुर्बानी देने आए, अब की बार हम जब ही पीछे हटने वाले हम है ही नहीं। अब तो हम जब ही हटेंगे जब हमको 10% रिजर्वेशन ये लोग देने का काम करेंगे जी। सर, जो आपके DNT के अंदर जो मुख्य मांगे, जो 10 मांगे रखी गई है, तो वो क्या क्या है, आप जरूर बताएं हमारी ऑडियंस को। देखिए, पहली तो हमारी 10% रिजर्वेशन की मांग है जी। दूसरा, हमारे लोगों के पास स्थायी आवास, स्थायी भूमि नहीं है कहीं भी। हमारे लोग घुमक्कड़ खानाबदोश प्रजाति के हैं, तो हमारी जो मांग है वो ये है कि शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज का पट्टा रहने के लिए और 300 वर्ग गज का पट्टा। हमारे लोग मेनली पशुपालक भी है सर, भेड़ बकरी गाय ऊंट भैंस चराने वाले लोग हैं, तो 300 वर्ग गज का उनको शहरी क्षेत्र में पट्टा दिया जाए जी। ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज रहने के लिए और 500 वर्ग गज पशुबाड़ों के लिए। एक हमारे सर एजुकेशन हमारे लोगों में नहीं है, तो हमारे लोग एजुकेशन के प्रति कैसे प्रमोट हो, कैसे हमारे लोगों का मोटिवेशन हमारे बच्चों को मिले कि वो एजुकेशन के प्रति जागरूक हो, तो सरकार अपने खर्चे पे 1 साल में कम से कम 1000 बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजे हमारे जी। दूसरी बात, हमारे जिस तरीके से देवनारायण आवासीय योजना चलती है, उसी में हमारे DNT समाज के बच्चों को भी आवासीय हॉस्टल्स, आवासीय स्कूल की स्थापना करी जाए। उसके बाद सर और हमारी जो सब डिमांड्स है वो काफी सारी है, बहुत लंबा है सर। मैं आपको अगर पूरा समझाऊंगा तो मैं आपको मांग पत्र सबमिट कर दूंगा सर, तो आप मांग पत्र का फोटो मैं आपको भेज दूंगा, मांग पत्र आप उसमें डाल दीजिएगा सर। एक हमारा जो मेन मुद्दा है सर इसमें, वो मैं आपको बता दूं राकेश जी, जातिगत विसंगतियां जो उन्होंने करी है स्टेट गवर्नमेंट की, जातिगत DNT का आप निकालोगे ना जो पूरे कॉलम है, उनमें क्या प्लूरल वर्ड्स ने वहां दर्ज कर रखे हैं। ये इसलिए हुआ होगा कि कोई अधिकारी आया होगा, कोई कमेटी ऐसी बनी होगी जिसने प्रॉपर काम ही नहीं किया, किसी गली मोहल्ले में जाके एक व्यक्ति से पूछ के और हमारे नाम बहुवचन में कर दिए, जबकि किसी भी जाति का नाम मतलब प्लूरल नहीं हो सकता सर। जैसे रेवारी एक जाति है, उसके पीछे कर दिया रेवारीच। बंजारा एक जाति है तो बंजाराज, जोगी एक जाति है तो जोगीज। इस तरीके का काम इन्होंने किया है, तो ये विसंगतियों को दूर करने की हमारी विशेष मांग है। और दूसरा, हमारे जिन लोगों के DNT के सर्टिफिकेट नहीं बने हैं, तो सरकार अध्यादेश जारी करे कि हमारे लोगों के DNT के सर्टिफिकेट बने
मुख्य मांगे सर यही थी। बाकी पट्टों की समस्या मैंने आपको बताई दी, बाकी तो सब डिमांड्स है जो मैं आपको लेटर के माध्यम से भेज दूंगा। तो साथियों हम स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे जो सर लेटर पैड भेज रहे हैं वो। सर देश आज़ाद हुए 78 साल से भी काफ़ी टाइम हो चुका है, फिर भी ये जो डीएनटी समाज के अंतर्गत आती हैं जो जातियाँ, वो मुख्य धारा से वंचित क्यों है अब तक? इसका मेन मुख्य कारण क्या रहा है, उसको आप विस्तार से खुलकर हमारी ऑडियंस को जरूर बताएं सर। इसका मेन कारण है सरकार की उदासीनता, सरकार के अधिकारियों की उदासीनता जी। उसका कारण है कि ये जातियां बेचारी खानाबदोश रही, इनके कभी प्रतिनिधि नहीं हुए, कोई इनके पास एजुकेशन नहीं थी, इनको इम्प्लीमेंट मतलब इनके भाग्य को लिखने वाले दूसरे लोग थे। तो आप एक चीज बताइए कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भाग्य में सुख लिखेगा क्यों? अच्छा लिखेगा क्या? जी। तो जब तक हमारे लोगों की भागीदारी जब चीजों में नहीं होगी तब तक हमारे भाग्य का उदय नहीं हो सकता सर। यही मेन कारण है कि हमारे लोगों को हक और अधिकार नहीं मिले। सर रेन के आयोग और इदाते आयोग ने जो सिफारिशें दी थी तो वो क्या दी थी, उसके बारे में आप जरूर बताएं। देखिए रेन के आयोग ने क्लियरली बोला है कि ये जातियां जो आज तक मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाई है, इनको 10% रिजर्वेशन इमीडिएटली दिया जाए। सेकेंडली इनके जो राजनीतिक आरक्षण की अगर मैं बात करूं तो इनके लोगों को राजनीति में भी आरक्षण मिले। जी सेम यही चीजें जब एनडीए गवर्नमेंट जब आई सत्ता में 2014 में, उसके बाद इदाते कमीशन बना। इदाते कमीशन ने इससे भी बेटर रिप्रेजेंट किया, इससे भी बढ़िया सिफारिश हमारी करी, और इदाते कमीशन ने तो इवन यहां तक कहा कि इनको 10% आरक्षण, उसके साथ साथ पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन मिले। उसका कारण ये कि सर इनके एमएलए और एमपी बनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ज्यादा नहीं तो इनकी राज्यसभा में कम से कम 2 सीटें आरक्षित करी जाए, ताकि इनके लोग प्रतिनिधि बन के आए और इनके हक और अधिकारों की बात करें, इनकी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करवाने का काम करें। सर बताया जा रहा है कि 1.23 करोड़, इससे भी जनसंख्या ज़्यादा बताई जा रही है जो डीएनटी समाज की, तो ये इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी फिर ये मुख्य धारा से क्यों अलग है? सर ये 1.23 करोड़ जो आबादी है ये तो अनुमानित है। अभी तो हमारा आधा तबका वो तो इसलिए भी छूट रहा है कि उनके पास तो खुद को साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। सर हमारे लोग तो किसी ब्रिज के नीचे या कहीं झुग्गी झोपड़ियां बना के रहते हैं, आज तक सरकार के नुमाइंदे उन तक पहुंचे नहीं। हमारे आधे से ज्यादा लोगों के पास तो वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड ही नहीं है। उनके पास तो ये पहचान भी नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी है, वो इस देश के नागरिक भी है या नहीं है। तो अब तो ये सरकार सिद्ध करे कि हम इस देश के नागरिक है या नहीं है। तो जनसंख्या तो सर हमारी कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 1.5 करोड़ के आसपास है। ये तो 1 करोड़ 23 लाख तो अनुमानित मोटा मोटा आंकड़ा है सर बताया जा रहा है कि 70 से 80% परिवारों को, जो आपके डीएनटी समाज के परिवार है, उनको पट्टा नहीं दिया गया है, तो ये वंचित क्यों है? हमारे लोगों को पट्टे नहीं मिलने का मेन कारण सर जो अधिकारी है ना उनकी उदासीनता। जी। दूसरा हमारे लोगों का घुमक्कड़ होना। जी। अब दिक्कत ये होती है सर कि हमारे लोग ज्यादातर या तो चरागाह भूमि में रहते हैं या गाँव के बाहर बसे हुए होते हैं। जी। तो वो जगह या तो चरागाह की होती है, सिवाई चक होती है। जी। सरकार पट्टे देती है, वो आबादी भूमि में देती है। जी। अब हमारे लोग हमने तो डिमांड इवन ये करी है कि हमारे लोग जहां हैं, चाहे वो भूमि वन विभाग की हो, चाहे चरागाह की हो, चाहे सिवा चक की हो, हमारे लोगों के वहीं पट्टे जारी करे गवर्नमेंट। क्योंकि आबादी भूमि में पट्टे गवर्नमेंट देती है, और गवर्नमेंट आप बताइए मेरे को पट्टे भी तो उसी को देगी जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है। जी। वही जिसका वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बना, जिसका आधार कार्ड ही नहीं बना, उसको पट्टे कहां से देगी बताओ? तो सबसे पहले तो हमारे लोगों के डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने की जरूरत है। सरकार सर्वे करे, हमारे लोगों को धरातल पे ले गया। ये क्या है, सारी योजनाएं कागजों में बनती है सर, और ये एसडीएम कलेक्टर इनके ऑफिसों में धूल हाँकती नजर आती है सर इनकी जो फाइलें हैं। जी। तो सरकारी उदासीनता जो हमारे प्रति रही है, ये अब ग्राउंड पे काम करने की सरकार को जरूरत है। और या तो सरकार करती है, नहीं करती है तो फिर सर हम लोगों को आता है कैसे काम करवाया जाता है। जी। तो सर जो 2 महीने बाद डेट वगैरह दी गई है, या फिर ऐसा कुछ टाइमिंग वगैरह बताया हो तो हमारे ऑडियंस को जरूर बताएं कि किस तारीख को दोबारा 2 महीने बाद में मीटिंग होगी। अभी सर ऐसी कोई डेट फाइनल नहीं हुई है, पर 1-2 दिन में डिस्कस करके डेट फाइनल हो जाएगी सर। पर अंडर 60 डेज ही मीटिंग इनको करनी पड़ेगी, ये हमारी टाइम बॉन्डिंग है। जी। हाँ, तो अब डेट तो 1-2 दिन में फाइनल कर लेंगे जो भी है, और आएगी तो हम बताएंगे, बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे पूरे मीडिया के साथ।
जी सर, जो 2 महीने बाद में अगर आपकी तरफ जो सरकार का रुख सही से नहीं आता है, आपकी मांगे नहीं मानती है सरकार, तो फिर आपका जो मेन बड़ा क्या उद्देश्य होगा? क्या बालराज से भी बड़ा आंदोलन करना चाहेंगे आप? मैंने सर आपको पहले भी कहा था ना कि सरकार अगर हमारी बातें नहीं सुनती है तो वही घोड़े वही मैदान कर लेंगे, दो दो हाथ। कहाँ दिक्कत है बताओ आप? एक्चुअल में सरकार मुकदमों से सरकार की गलत फहमी है कि हमने इनके नेताओं 78 नेताओं पे मुकदमे लगा दिए तो ये लोग पीछे हट जाएंगे। मैं बताऊं साहब, जब हमारे लोगों से अच्छी तो जेल में कैदियों की जिंदगी है। हमारे लोगों के पास न रहने के लिए छत है, न खाने के लिए अच्छा खाना है, न पीने का पानी है, न लोगों के पास राशन की व्यवस्था है। तो जेल में इवन अच्छा राशन और वहाँ किताबें तो पढ़ने के लिए है, वहाँ रहने को छत तो है। हमारे लोगों के पास तो छत ही नहीं है सर। तो हम तो जेल से बदतर स्थिति तो हमारी है, तो इससे बढ़िया है कि हमारे लोग जेल में रह लेंगे। देख लेंगे सरकार की कितनी जेलों में कितनी जगह हम भर देंगे सर। सर, जो बालराय महापड़ाव के अंदर जो सहमति बनी थी, डेट निकल करके 26 तारीख आई, फिर उसके बाद में 5 दिसंबर दी गई और जो सरकार से वार्ता भी हो चुकी है, तो उसमें बोला गया था कि मेन मुख्य जो पहली मांग होगी ने, तो वो 78 लोगों के ऊपर जो केस किया गया है उसको वापस लेने के लिए सरकार से पहले यही वार्ता रखी जाएगी। तो क्या हुआ? 78 लोगों के ऊपर जो केस हुआ वो वापस लिया गया या नहीं लिया गया, उसके बारे में आप जरूर बताएं सर। देखिए सर, पूरी बातें हमने पॉइंट टू पॉइंट सरकार के मंत्री के सामने रखने का काम किया जी। ये मामला होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो हमको सकारात्मक रूप से अविनाश गहलोत जी ने भरोसा दिया है कि बिल्कुल गृह मंत्रालय से इसकी सारी रिपोर्ट मंगवा कर और बिल्कुल आपके मुकदमे वापस लेने पर विचार किया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि हमारे लोगों से मुकदमे वापस लेने का ये काम करेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो फिर देखते हैं, फिर हम आगे की वार्ता फिर संभव नहीं है सर। अगली बार फिर हम सरकार से टेबल टॉक नहीं करेंगे, फिर हम सरकार को ठोक के बात करेंगे सर, ग्राउंड में बात करेंगे, ऑन रोड पे बात करेंगे, हाईवे पे बैठ के बात करेंगे। अभी तो क्या है कि हम चलो ठीक है कि पहली बार हमारा ऐसा मामला रहा कि चलो सरकार के प्रति हम नरम हो जाते हैं, नहीं तो अगली बार इस सरकार का मुख्यमंत्री, इसके मंत्री सड़कों पर नाक रगड़ते नजर आएंगे। सर, जो जयपुर की मीटिंग हुई, जो जयपुर की जो राजस्थान सरकार से जो वार्ता हुई, तो उसके बाद में आपके अंदर क्या उम्मीदें जागी? देखिए सर, उम्मीद जब कोई किसी चीज के लिए काम करता है तो उम्मीद उसको 100% होती है, और हमको हमारे ऊपर, हमारे लोगों पर 100% भरोसा है और उम्मीद यह है कि सरकार हमारी बातों पर विचार करके हमारे प्रति सकारात्मक रवैया अपनाते हुए हमारी मांगों को पूरा करने का काम करेगी। सर, डीएनटी समाज को किस दिशा में और किस तैयारियों में आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम बड़े आंदोलन की रूपरेखा हमारी पहले से चल रही है और उसके लिए हम जन जागरण करने का काम कर रहे हैं। रात दिन हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। 3200 जातियों के अपने अपने प्रतिनिधि, अपने अपने लीडर्स लगे हुए हैं इस काम पे। और अब हम पहले तो क्रमवार जाति वाइज जो कम्युनिटी वाइज है, हम लोग मीटिंग्स, बड़ी सभाएं करने का काम करेंगे जन जागरण के लिए। 2 महीने हमारे पास यही है। जब सरकार का रुख अगर हमारे प्रति कड़क होता है, सरकार अगर हमारी बातों को नहीं सुनती है, तो सीधी सी बात है कि 32 जातियों के प्रतिनिधि अपने अपने लोगों के साथ अलग अलग संस्कृति और अलग अलग, जैसे प्लाटून कमांडर्स नहीं होते हैं सर, अलग अलग फोर्सेज बनी होती है। ये तो क्या, अब की बार हमारी सर बालराई में बीएसएफ लड़ी थी, अभी हमारी रिजर्व फोर्स इन्होंने देखी नहीं। अभी तो हमारे पास 1 करोड़ तो रिजर्व फोर्स पड़ी है। ये सरकार का सिस्टम मिल जाएगा सर, इसकी चूल्हे जाएगी, क्योंकि उसका कारण है सर, हम यहाँ पाने के लिए आए, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम किस हद तक जा सकते हैं वो सरकार को अभी शायद पता नहीं होगा, लेकिन हम जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह देना चाहता हूँ एक प्रतिनिधि होने के नाते कि सरकार की ईंट से ईंट बजा के रहेंगे। 10% आरक्षण तो टेबल ठोक के लेंगे सर। जी सर, सरकार इन्हें गोचर भूमि और वन भूमि में बैठे कहकर जो सरकार इनकी बातों को क्यों टाल देती है? वो इसलिए टाल देती है सर, एक्चुअल में सरकार ने हमें इंसान माना ही कब है? हमारे लोगों को अधिनियम और कानूनों के बारे में जानकारी नहीं थी, पर हमें हमारा कोई ऐसा कोई रखवाला नहीं था, हमारा कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा लीडर हमारे पास था ही नहीं जो सरकारों तक हमारी बात पहुंचा सके, सरकार से टेबल टॉक कर सके। अब हमारे पास लाल पगड़ी पहने एक ऐसा लीडर लाल सिंह जी रायका के रूप में हमारे बीच में आया है जो टेबल टॉक करने में सक्षम है। सरकार जिस भाषा में समझती है उस भाषा में समझाने में सक्षम है। तो बिल्कुल हमें उम्मीद है कि सरकार अब सकारात्मक रवैये के साथ हमारे लोगों को पट्टे देने का काम करेगी। सर, जो आपकी 10 मांगे हैं, तो ऐसी कौन सी मांग है जो सरकार जल्दी से लागू कर सकती है और लागू भी हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी?
देखिए, विसंगतियों वाला जो मामला है जी। वो ईजीबे में हो सकता है, सरकार के एक अध्यादेश से हो सकता है जी। हमारी तो वैसे तो सारी मांगे ही ईजीबे में हो सकती है जी। हाँ, पट्टे देने का काम है ईजीबे में आराम से सरकार के हाथ में कर सकते हैं ये लोग। जी। हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो डिमांड्स थी उनको ये पूरा कर सकते हैं। जी। हमारी शमशान भूमि वाली जो मांग थी वो ये पूरा आराम से कर सकते हैं। जी। और विधानसभा में बिल पारित करना पड़ेगा इनको एक जो 10% रिजर्वेशन के लिए, तो पक्ष और विपक्ष इसके लिए सहमत हो सकते हैं, क्योंकि रेन के आयोग कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे बना और इदाते कमीशन बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे बना, तो दोनों पक्ष और विपक्ष को इसमें दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सरकार को इसी बजट सत्र में मेरे हिसाब से तो अध्यादेश पारित करना चाहिए, बिल पारित करना चाहिए और राज्यपाल की सहमति से हमको रिजर्वेशन दे देना चाहिए। जी। जब सुप्रीम कोर्ट सिफारिश कर रहा है तो राजस्थान गवर्नमेंट इतनी बड़ी होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करेगी। जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सिफारिश अगर कर दी है तो निश्चित तौर पर सरकार को हमें 10% रिजर्वेशन दे देना चाहिए। सर, जो जयपुर में कल की मीटिंग रही उसका मेन महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही आपकी तरफ से? सर, ये महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही कि सरकार तक हमारी जो कार्य योजना है, हमारी डिमांड्स है और हम जो सब्स्टिट्यूट साथ में दे सकते थे, जो आधार हम साथ में दे सकते थे, उनको सफलतापूर्वक हमने सरकार को पहुंचाने का काम किया। यही हमारी मेन उपलब्धि है सर। और सरकार को चेताने का काम किया है कि या तो हमारी चीजों पे विचार करें, हमारी चीजों को हमको देने का काम करें, हमारे हक और अधिकार हम तक, हमारे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने का काम सरकार करें, जिम्मेदारी के साथ करें, अन्यथा फिर हम तैयार है दो हाथ करने को। सर, राजनीतिक आरक्षण की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? राजनीतिक आरक्षण की जरूरत इसलिए महसूस हो रही है सर, आप एक चीज बताइए मेरे को, आपके घर में अगर नमक की थैली भी आ रही है ना, तो उसकी रेट भी विधानसभा में तय होती है कि राजस्थान में कितने रुपए की बिकेगी। इसलिए हमें राजनीतिक आरक्षण की जरूरत है, क्योंकि राजनीति में हमारे लोग नहीं है। राजनीति में अगर हमारे लोग होते तो आज हमें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। इसीलिए हमें राजनीतिक आरक्षण की जरूरत है, क्योंकि कलम की जो ताकत है वो राजनीतिक लोगों के पास होती है। इस देश की जो पूरी ताकत है वो नेताओं के पास है सर। ब्यूरोक्रेट्स तो बाद में आते हैं, पहले तो सर नेताओं की कलम चलती है। तो नेता अगर हमारे लोग बनेंगे, अगर हमारे लोग राजनीति में जाएंगे, हमारे प्रतिनिधि बन के आएंगे, तो हमारे हितों की पैरवी करने का काम मजबूती से करेंगे सर। डीएनटी समाज को 10% आरक्षण देने का मुख्य मांग का जो तर्क क्या है? तर्क सर मैं आपको बताया ना मैंने, इंदिरा साहनी मॉडल के अकॉर्डिंग ओबीसी का वर्गीकरण जो हो सकता है। डीएनटी के लिए पूर्व में बहुत सारी कार्य योजनाएं बनी, लेकिन जो मेन जो हमारे पास जो तर्क है, यूपीए गवर्नमेंट के अंदर रेन के आयोग और एनडीए गवर्नमेंट के अंदर इदाते कमीशन, ये दोनों ही हमारे पास मजबूत तर्क है। और बिल्कुल आंध्रा में इन्होंने किया है ना सब कैटेगराइजेशन, आंध्रा मॉडल को सरकार ले, इंदिरा साहनी की रिपोर्ट को माने, सीजीआई जो चंद्रचूड़ जी थे उनकी रिपोर्ट को माने, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को माने, किसी की एक जजमेंट पे तो सरकार माने। हमने तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूट, बहुत सारे आधार इनको देने का काम किया है सर। सर, जो आंध्र प्रदेश में जो मॉडल जो लागू हुआ वो राजस्थान सरकार कैसे लागू कर सकती है, उसका आप जरूर बताएं। देखिए, डीएनटी के अंदर 32 जातियां आती है, जिनमें से 8 जातियां एससी के अंदर है जी, बाकी की 24 जो कास्ट है वो ओबीसी के अंदर है जी। हम ना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को जो 50% वाला जो रेशियो है उसको भी हम लांघना नहीं चाहते। हम कोटे के अंदर कोटे की मांग कर रहे हैं सर, हम सब कोटे की मांग कर रहे हैं। यानी हमारी जो जातियां हैं वो 32 का 1/4 हो गया, 8 जातियां हमारी एससी के अंदर है, तो एससी के अंदर ही हमको 3% रिजर्वेशन मिले, उन 8 जातियों को हमारी को 3% मिले। ओबीसी के अंदर हमारी जो 24 जातियां हैं उनको ओबीसी के 21% में जो है उसी कोटे के अंदर कोटा बना के हमारी डीएनटी मतलब ओबीसी डीएनटी को 24 जातियों को 7% आरक्षण मिले, तो 7 + 3 10% आरक्षण सर हमारा हो जाता है। भाई आप एक चीज बताइए मेरे को, अभी तक देश में जातिगत आधार पे आरक्षण मिले, पहली बार सरकार ने जो 50% को लांघने का काम किया, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण कैसे दे दिया आप बताएं मेरे को जी। जब सरकार एक दिन में बिना किसी आंदोलन की ईडब्ल्यूएस को फाइनेंशियल बैकग्राउंड के आधार पे अगर 10% रिजर्वेशन दे सकती है, तो हमारे तो आयोगों ने सर सिफारिश करी है जी, हमें देने में क्या दिक्कत है? ईडब्ल्यूएस की किसने सिफारिश करी आप बता दीजिए मेरे को जी। हमारे तो सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश हमारी करी, सुप्रीम कोर्ट ने इवन दोनों गवर्नमेंटों को फटकार लगाई है, उसके बावजूद भी अगर ये नहीं कर रहे हैं तो फिर ये इनकी नाकामी है और इनकी बेशर्मी है जी।
सर आप जाते जाते लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे साथी सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप पहले तो दिमाग से ये निकाल दें कि सरकार हमको आरक्षण नहीं देगी। सर जी, ये 10% रिजर्वेशन हम लेके रहेंगे। और मेरे जो साथी है डीएनटी के जितने भी वर्ग है उनसे मेरा निवेदन है, सभी 32 कौम के प्रतिनिधियों से, सबसे, सारी जनता से मेरा निवेदन है कि सरकार सकारात्मक वार्ता जब हुई है तो सरकार हमको देने के पक्ष में कहीं ना कहीं आएगी, नहीं तो हमें अगले मुकाबले के लिए तैयार रहना है, क्योंकि भैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। तो हमें निश्चित तौर पर अब एक बड़ा धमाका करने की जरूरत रहेगी। तो सभी को तैयार रहने की अब आवश्यकता है, क्योंकि बीएसएफ ने अपना काम कर दिया, अब रिजर्व फोर्सेज को अपना काम करना है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट में आए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट में आकर के कैसा लगा? बहुत बढ़िया राकेश जी, आप दबे कुचले और वंचित समाजों की आवाज बन रहे हैं। ऐसे लोगों को आप जगह देते हैं जिन लोगों की आवाज सुनने का इस देश की नेशनल मीडिया ने कभी काम ही नहीं किया। मुझे देश की सबसे ज्यादा अगर किसी पे शक है ना इस दुनिया में, अगर कोई बिका हुआ लगता है तो भारत का नेशनल मीडिया लगता है सर, जिन्होंने कभी हमारी आवाज उठाने का काम नहीं किया। जी, इतना बड़ा आंदोलन हुआ लेकिन मीडिया हमारे लोगों को कवरेज नहीं कर रही, लेकिन मोदी जी नामीबिया से चीते ला रहे हैं, उनको मीडिया कवरेज करने जा रही है। यानी उन चीतों की अहमियत हमारे लोगों से ज्यादा है मीडिया की नजरों में। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट में आए, तो उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेर सिंह आज़ाद जी के लिए कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।